सो हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एसएससी जेई का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स आप देख रहे हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ऑनगोइंग है और इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पर आज का जो ये लेक्चर है ये डील करेगा रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। रेजिस्टेंस के बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे आपको शॉर्ट में बता दूं। रेजिस्टेंस के लिए दो अलग अलग लेक्चर्स पर आपके लिए मैं ये वीडियोस जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। तो आज का जो सेशन है इस पर मैं रेजिस्टेंस का बेसिक्स आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या क्या उसके वर्किंग है, किस तरीके से हम रेजिस्टेंस का फंडामेंटल जो है वो समझते हैं, ओम मीटर के फॉर्म में किसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, और एटॉमिक लेवल पर रेजिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट करता है किसी कंडक्टर के भीतर। ठीक है, रजिस्टर का क्या एग्जिस्टेंस रहता है, इसको समझते हैं। फिर आने वाले लेक्चर पर आपको करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इन सब के कंसेप्ट के हिसाब से, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आज का जो सेशन है मस्त से शॉर्ट सा सिंपल सा सेशन रखने की कोशिश करूंगा मैं। और टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, विच इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को अपोज करना रेजिस्टेंस कहलाता है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी न्यूज़पेपर देखा होगा, तो देखा होगा जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ के सरकार के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ जब होते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं ना कि भाई लोगों का रेजिस्टेंस देखने को मिला गवर्नमेंट के खिलाफ, या लोगों का रेजिस्टेंस देखने को मिला इस मुहिम के खिलाफ। तो ऐसा करके बहुत सारा न्यूज़ आपको सुनने में मिलता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है अपोजिशन, कि अगर आप किसी चीज़ को अग्री नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ से अपोज कर रहे हो, तो आप उसको रेजिस्ट करोगे, उसको होने नहीं दोगे। ठीक है, उसके विरोध में काम करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर भी होता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ अ फिनोमिना। ठीक, रजिस्टर जो होता है दैट इज अ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम रजिस्टर है, और वो जो प्रतिरोध पैदा करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो एलिमेंट की बात होगी कि एज अ रेजिस्टेंस आप ला करके लगा दिए किसी सर्किट में और वो प्रतिरोध पैदा कर रहा है। लेकिन हम जब कंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी पता चलता है कि उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। वो भी करंट को अपोज करता है, जबकि वो तो कंडक्टर है, उसको तो करंट को कुछ भी नहीं अपोज करना चाहिए, बट स्टिल इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर ऐसा क्या बेसिक फिनोमेना हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, it is the opposition offered to the flow of current through any medium, थ्रू एनी मीडियम, कि भाई कोई मीडियम जो है, कोई माध्यम जो है, वो करंट के फ्लो को अपोजिशन अगर ऑफर कर रही है, रेजिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का फंडामेंटल क्या बोलता है, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन जो है वो उठाते हैं जरा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर ऐसा था। ठीक, एक वायर जो है ऐसी जा रही है, इस वायर को बीच से जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये इसी वायर का जूम इन सेक्शन है, इसी वायर का मैंने जो सेक्शन जूम करके रखा हुआ है आप ये वो देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें और देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, इस पॉइंट पर है, ऐसे एटम्स होंगे ना, एटम होंगे, ऐसे न्यूक्लियस होगा, इसके इर्द गिर्द ऐसे रिंग्स बनी होंगी। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर होगा खूब सारा। ओके, तो ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर जो हैं वो यहाँ पर होंगे। ठीक, चलिए इसको मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, इसको आइडियल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर ऐसे लगे हुए देखते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे पास ऐसे पूरा पूरे एटम से ये पूरा फिल्ड अप है, और ये मटेरियल जो है ये ऐसे फॉर्म हुई है। कंडक्टर है, इसको मैंने जूम करके आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक,
ठीक है, थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। हाँ जी। तो अब ऑलमोस्ट इतना ही ड्रॉ करते हैं, और ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो टाइम लगेगा इस पर। और तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर इनके वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। ऑब्वियसली इनके वैलेंस शेल पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना अवेलेबल। ये बड़ा इलेक्ट्रॉन बन गया था, ठीक है। तो वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। चार्जेस का फ्लो जो है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसके थ्रू करंट भेजता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि करंट का फ्लो जो है वो बेसिकली चार्जेस के ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चार्जेस का फ्लो जब मैं बोल रहा हूँ तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से मैं फ्लो कराता हुआ लाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो इसका वर्किंग हो कैसा रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो भाई मैंने जरूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस लगाया होगा जिसकी वजह से चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रही है। अब यही चार्जेस जो है, देखिए क्या होता है कि आपका जो ये पूरा का पूरा सेटअप है ना, ये जो पूरा आप इसको जूम करके अगर आप देखेंगे, ये मेटालिक कंडक्टर है। अब मेटालिक कंडक्टर अगर है तो इसके आसपास क्या होंगे, मेटल के आयॉन्स भी होंगे इसके भीतर। भाई मेटालिक आयॉन्स का फॉर्मेशन भी तो होगा ना यहाँ पे। तो अगर ये सब ब्लू कलर के डॉट से जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मेटल आयॉन्स जो हैं ये चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए हैं। और जब मैं इलेक्ट्रॉन भेजूंगा इस कंडक्टर के थ्रू तो क्या होगा, आपने पढ़ा है पहले कि कंडक्टर के अंदर का अरेंजमेंट कैसा होता है। कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं आपके, वो वैलेंस और कंडक्शन दोनों बैंड चूंकि आपस में ओवरलैप्ड रहता है, इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में भी अवेलेबल हो सकते हैं, और वो ऑलरेडी फ्री टू कंडक्ट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही जब मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भेजूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के भीतर पहुँचे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए। अच्छा, इधर जब आए तो क्या हुआ, ये टकराएंगे किससे, आयन से टकराएंगे। एट द सेम टाइम ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट से आपको मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी कंडक्टिंग जोन में भी जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑब्वियसली। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ से पैदा करेगा और इस डॉट को, इस ब्लैक कलर के डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को ये फ्री कराएगा बाहर। अब ये फ्री होते हुए आगे बढ़ेगा, तो ऐसा अपने एनर्जी का ये लोग एक्सचेंज करते चलेंगे सब तरफ से, ठीक। और इसी एनर्जी के एक्सचेंज होने के बाद एट द एंड आपको बाहर फिर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। बट इसमें एक दिक्कत है इस पूरे प्रोसेस में। क्या दिक्कत है इस पूरे प्रोसेस में, देखिए इस पूरे प्रोसेस के भीतर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ये प्रोसेस चल रहा होगा उस समय जो मेटालिक आयॉन्स होंगे उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होना तय है। तो बेसिकली ये अपने सर्कल पर घूमते हुए कंडक्शन बैंड पर भी हैं, और ये एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ऐसे दूर दूर शो कर दिया, बट इस पे एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रहते हैं ये लोग। तो इनको कहीं निकल के से जाने की नौबत नहीं आती है, ये एनर्जी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक तो सारा प्रोसेस ठीक है, लेकिन दिक्कत बस इतनी है कि यहाँ पर जो ये जितने जो मेटल आयॉन्स है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं मेटालिक आयन्स। तो ये जो मेटालिक आयन्स हैं, इनके साथ जब जब कोलिजन होगा तब तब कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से आप जा रहे हैं, हाथ में एक बास्केट रखे हुए, आपके पास बास्केट में मैंगोज हैं खूब सारे, ठीक है, 100 आम है, 100 मैंगोज लेके आप जा रहे हैं। ये कॉरिडोर पतला सा है, और इस कॉरिडोर में सामने से और भी लोग ऐसे दौड़ते भागते आ रहे हैं, ठीक है, और भी लोग जो हैं वो ऐसे दौड़ते भागते आना जाना कर रहे हैं इधर से, ठीक है भाई, लोगों का आना जाना भी चल रहा है। तो जब आप वहां से गुजरेंगे तो आप टकराएंगे भी लोगों से, और जितने लोगों से आपकी टक्कर होती चली जाएगी उतनी बार कुछ ना कुछ मैंगोज जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ मैंगोज जो हैं वो यहाँ से आपके बास्केट से नीचे गिरेंगे। तो जब आप इस कॉरिडोर के अंत पे पहुंचेंगे तो बताइए क्या पूरे 100 के 100 मैंगो लेके पहुंच पाएंगे क्या, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा एट द एंड, 100 मैंगोज लेके निकले थे, बाहर कम से कम 90 या 98 मैंगोज लेकर के पहुंचेंगे, दो चार तो रास्ते में गिर जाएंगे। जितने लोगों से आपकी टक्कर होगी उस बात पे डिपेंड करता है ये। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके साथ क्या सीन होता है, ये जितना ज़्यादा मेटालिक आयन से कोलिजन करते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज करेंगे। अब एनर्जी किस फॉर्म में लूज होगा, तो यहाँ से जो एनर्जी का लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी का लॉस होगा हर कोलिजन पर, ये सब हीट के फॉर्म पे होगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस फॉर्म में ये लोग एनर्जी अपनी खोते चले जाएंगे।
हर कोलिजन के साथ कुछ एनर्जी खोते चले जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना पोटेंशियल इधर मैंने लगाया होगा उतना ही पोटेंशियल इस तरफ नहीं मिलेगा, मुझे दूसरी तरफ उतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा, वो पोटेंशियल कम हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर ये एनर्जी लूज करने का चक्कर ज़्यादा रहा तो बोलेंगे रेजिस्टेंस हाई है मटेरियल का। अगर ये एनर्जी लूज करना कम रहा या ये कोलिजन्स कम हुए, कम एनर्जी लूज किया आपका मटेरियल, तो उस कंडीशन में बोलेंगे रेजिस्टेंस छोटी है उस मटेरियल की, कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का बेसिक मूल फंडामेंटल जो है वो यहीं से निकल करके आता है। अब सपोज कर लीजिए इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है और किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो अगर इसी पैरामीटर को, इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं आपको बोलूँ कि एक काम करते हैं, ये बंदा जहाँ से गुजर रहा था इसके कॉरिडोर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसको एक ज़्यादा बड़ा कॉरिडोर देते हैं ट्रैवल करने के लिए। बताइए अब कोलिजन होने का चांस कितना है। अभी एक पतली सी गली से आप गुजर रहे थे जो हार्डली 2 फीट चौड़ी गली थी, जहाँ से आप गुजर रहे थे और लगभग 100 मैंगोज आपने हाथ में बास्केट में रखे हुए थे और सामने से भी 10-15 लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका टक्कर होना ऑलमोस्ट तय है ना। लेकिन अगर उस कॉरिडोर को 10 फीट से बढ़ा के 100 फीट का कॉरिडोर बना दिया जाए, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ, अब बताइए क्या होगा, क्या अभी भी टक्कर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब तो स्पेस बड़ी हो जाएगी ना भाई। रोड में जब जब रोड्स कम पड़ जाती है और गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती है, मतलब रोड्स की विड्थ जब कम पड़ जाती है और व्हीकल्स जब ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, ट्रैफिक जाम लगता है। लेकिन रोड्स अगर चौड़ी चौड़ी हो जाएं, गवर्नमेंट क्या करती है फिर, रोड्स की विड्थ जो है उसको इंक्रीज कर देती है। विड्थ इंक्रीज करेगी, पैरेलल रोड्स और बना देंगी, तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक मतलब जो है वो आसानी से वहाँ ट्रैवल कर पाएगा, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी यही सीन है, जब आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, टक्कर होना कम हो जाएगा। और अगर लोगों के साथ टकराव कम हो गया तो उस कंडीशन में हीट डिसिपेशन भी कम होगा, एनर्जी का लॉस भी कम होगा। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी का लॉस अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है बेसिकली। ठीक, तो मैंने क्या इंक्रीज किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक विड्थ इंक्रीज किया। विड्थ मतलब मैंने इसका एरिया जो है, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आर इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, वेयर दिस ए इज, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस इससे इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। दूसरा, अगर सपोज कर लीजिए कि इस एरिया को बढ़ाए बिना इस एरिया को मैं उतनी रख दूं, ठीक, ये देखिए इस एरिया को सपोज कर लीजिए मैं उतना ही कंसिडर करूं, यहाँ तक बढ़ाने का हम लोग सोच रहे थे, बट फिलहाल मैं एरिया को इतने इसी पोजीशन पर रखूँ, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। ठीक है, चलिए ये इसका ओरिजिनल रोड है, इसको यहीं पर रहने दूँ, बट एक नया चीज़ कर देता हूँ मैं कि इस रोड की लेंथ को थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। अब आप जो पहले यहाँ से यहाँ तक चल के बाहर निकल जा रहे थे भीड़ से, इस कॉरिडोर से, अब थोड़ा मैंने डबल कर दिया, मान लीजिए उसी कॉरिडोर को और लंबा कर दिया। अभी आप आधे किलोमीटर तक पैदल चलते थे और निकल जाते थे बाहर, भीड़ भाड़ से बच जाते थे। अब आपको 1 किलोमीटर चलना है। अब बताइए, अब भीड़ भाड़ वैसे ही आ रहा है। अब बोलिए अब कोलिजन कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों से टकराएंगे ना अब, क्योंकि अब उसी पतली जगह में और ज़्यादा दूर तक चलना है आपको, टकराव और बढ़ेगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा, तो उस कंडीशन में हीट डिसिपेशन बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कॉरिडोर का लेंथ इंक्रीज कर दिया, मैंने कॉरिडोर का लेंथ जो है उसको इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हो गया, टकराव बढ़ गया, एनर्जी का लॉस बढ़ गया। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, where the resistance is directly proportional to the length of मीडियम, जिस भी माध्यम से आप इसको भेज रहे हैं। बात कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की नहीं है, एनी मीडियम की बात हो रही है। तो रैंडमली अगर देखा जाए किसी भी मीडियम से अगर मैं इसको भेज रहा हूँ तो उस मीडियम की लंबाई पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना होगा, उस मीडियम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो फर्दर आई कैन से कि देयरफॉर आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मुझे लगता है 9th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ हर बच्चा ये फॉर्मूला जानता है ना। जिस जिस भी किसी ने स्टैंडर्ड 9th जो है पास करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबके लिए फॉर्मूला कोई नया नहीं है, एकदम पुराना फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। इसकी यूनिट जो होती है दैट इज गिवन इन ओम्स। ठीक है, ओम्स में इसको लिखते हैं हम लोग, या ऐसे ओम का सिंबल बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए,
बिल्कुल सही। व्हाट इज दिस रो? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये रो क्या क्या हो गया आपके पास? दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहला चीज। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। और इसको कुछ नहीं बोलेंगे, और ज़्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा बोलेंगे तो भूलने का चांस रहेगा, फिर जो पहले जो बोलते थे वो भी भूल जाएंगे कि क्या बोलते थे। ठीक, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसको इतने ही नाम से बस बोलिए, ज़्यादा नाम से मत बुलाइए, है ना? जैसे घर में छोटे बच्चे को पप्पू बोल दिए, राजू बोल दिए, सोनू बोल दिए, गुड्डू बोल दिए, ये सब बोलते बोलते एक टाइम के बाद भूल ही जाएंगे कि असली में उसका नाम क्या रखे थे, है ना? फिर लास्ट में उसको बोलना पड़ेगा, ए इधर आ, ऐसे बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं बोलना है, एक ही नाम रखो, उसका नाम आखिरी तक याद रहेगा, ठीक है? तो इसका नाम जो है, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बस इसके आगे कोई सोनू पप्पू गुड्डू नहीं रखना है इसका नाम। चलिए बढ़िया, गुड। तो इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बोला कि इसका नाम याद रखिए, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि आप एडवांस लेवल पर अगर पढ़ चुके हैं तो आपको ये सब ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत छोटी सी लग रही होंगी, ये तो सर बहुत छोटा सा टॉपिक है करके। बट हाँ, अगर आप वाकई में बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम कोर लेवल पर पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस आगे चल के ग्रेजुअली जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको और अच्छे से मिलेगा। तो अब रजिस्टिविटी के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है? चलिए, रेजिस्टेंस का तो हम समझ गए कि आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। नाउ व्हाट अबाउट दिस रजिस्टिविटी? तो यहाँ से वर्ड आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक ही है पूरा अपने आप में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, जिसको रो से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है किसी मटेरियल का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इसकी यूनिट जो होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओम मीटर। कैसे ओम मीटर हो जाती है इसकी यूनिट? चलिए देखिए, मैंने लिखा R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ओके, ठीक है। तो रो की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। एरिया को उधर भेज दिया ना, डिवाइड बाई लेंथ हो गया, तो एरिया उधर गया तो ओम मल्टीप्लाइड विथ एरिया की वजह से मीटर स्क्वायर होल अपॉन में एम। तो इसको कैंसिल आउट कर दोगे आप तो यू विल गेट रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर। ठीक, इसकी यूनिट समझ में आ गया ना आपको? ये इसकी यूनिट होती है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है कि मो पर मीटर होता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर के फॉर्म में होती है। ठीक है भाई, ये किस पे डिपेंड करता है? ये अगला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? ये लिख लीजिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? तो सबसे फर्स्ट थिंग आप लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहला चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, फर्स्ट द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। कि जो भी मटेरियल की आप बात कर रहे हो, जैसे मान लो कॉपर का कंडक्टर है, अब वो कॉपर के अंदर कितना परसेंट उसका कंडक्टिंग पार्ट है और कितना परसेंट ऐसा पोर्शन है जो अपोज कर रहा है या नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, उस कंपोजिशन के आधार पर डिपेंड करेगा कि उसकी रजिस्टिविटी कितनी है। अच्छा, दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर या उस बॉडी का जो भी टेम्परेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑन द सेकंड प्लेस। तो अब इन दोनों में से भी अगर मैं पूछ लूँ कि बताओ सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा, वन पे कि टू पे? आंसर है वन पे। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी इसकी होती है कंपोजिशन ऑफ मटेरियल के ऊपर, और थोड़ी डिपेंडेंसी इसकी होती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वैसे देखा जाए इन दो फैक्टर्स को छोड़ के वैसे देखा जाए तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट भी मैं आपको लिखा देता हूँ कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी of a material remains कांस्टेंट। लेकिन इस कांस्टेंट के ऊपर एक स्टार बनाना बनता है
है ना, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले जैसे बगल में एक स्टार बना देते हैं ना, और स्टार का मतलब फिर नीचे लिखते हैं कि कांस्टेंट में ये नहीं आएगा, कांस्टेंट में ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देंगे। बस वही हाल यहाँ पे भी है कि रजिस्टिविटी किसी मटेरियल का कांस्टेंट रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी तापमान मत बदलिए, उसकी फिजिकल कंडीशन मत बदलिए, कंपोजिशन को मत चेंज करिए मटेरियल का, तो इन सब फैक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहता है थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी जो होता है दो चीज़ पर डिपेंड करता है, मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है और टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट मैंने बता दिया आपको ओम मीटर के फॉर्म में। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल्स का, वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर तो डिपेंड करता है। तो जो हमारे तीन मटेरियल्स थे जो जिसके बारे में हम लोगों ने लिखा, उन तीन मटेरियल्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है किस रेंज में रहती है, ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। So the range of specific resistance of different materials, important क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा अगर कहीं लिख रहे हैं तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको। रजिस्टिविटी के रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। आपको तीन टाइप के मटेरियल मतलब ऐसे स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम, कॉपर, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिव फॉर्म में या जनरलाइज फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम बात करें, अगर सपोज कर लीजिए कि कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, या फिर मैं अगर बात करूं अबाउट द इंसुलेटर्स, और या फिर मैं बात करूं अबाउट द सेमी कंडक्टर, इन तीनों की रजिस्टिविटी की रेंज पूछ सकता है आपको, रजिस्टिविटी की रेंज पूछ सकता है। स्पेसिफिकली तो एक एक का अलग अलग आपको मैं टेबल बता दूंगा यहाँ पर पूरा, लेकिन ये तीनों का तो सेपरेटली आपको रेंज पता होना चाहिए ना कि इंटू 10⁻⁴ कितना, +8 -8 कब होता है, +8 +7, ये सब रेंज कब आता है, किसके केस में आता है, इसके ऊपर बनता है सवाल। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं कि इन तीनों के लिए क्या क्या रेंज होता है। सो फॉर द कंडक्टर, शॉर्ट में लिखिएगा एकदम मस्त तरीके से, शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूं मैं, कंडक्टर्स के लिए जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है ये होता है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻4 ओम सेंटीमीटर में आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आप मीटर में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, इंसुलेटर्स के लिए ये रेंज क्या रहता है, इसका रेंज जो है ये वेरी करता है 10⁻⁻8 से 10⁻18 ओम सेंटीमीटर तक वेरी करता है। और सेमी कंडक्टर्स के लिए रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो ये रेंज जो होता है माइनस से प्लस तक जाता है, मतलब 10⁻⁻4 से लेके 10⁻+8 ओम सेंटीमीटर तक ये डेटा जो है ये वेरी करता है। ठीक है, एक बार डेटा को चेक कर लें क्या पूरा का पूरा। ठीक, तो 10⁻⁻8 से -4 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको कंडक्टर का रेंज बता दिया। 10⁻8 +2 प्लस ही चलता है पूरा इंसुलेटर के अंदर, तो +8 से +18 तक जाता है। एक आध लेबोरेटरी कंडीशंस है एक आध एलिमेंट्स की जिसमें 20 तक भी जाता है, बट वो बहुत हाईएस्ट वैल्यू है और कॉमर्शियली उतना यूज़ नहीं होती चीज़ें। सेमी कंडक्टर के रेंज में ये -4 से 10⁻8 ओम सेंटीमीटर तक वेरी करता है। अब ये जितना भी मैंने आपको ये डेटा बताया, ये सब का सब डेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिया गया डेटा है, इसके लिए आपको टेम्परेचर स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक, तो ये मैं लिख देता हूं, एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ये सारा का सारा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर का ये पूरा डेटा है। टेम्परेचर में आप चेंज करेंगे तो इस वैल्यू में बदलाव आ सकता है, ये जानने वाली बात है। अब यहाँ पर भी देखिए कंडक्टर में भी अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर के हिसाब से एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है। जब कंडक्टर्स की बात होती है तो रेजिस्टिविटी बहुत छोटी रहती है, इनकी कंडक्टिविटी हाई रहती है।
कंडक्टिविटी हाई रहती है। अभी बात करेंगे आगे चल के कि कंडक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए, और सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई से लो की तरफ हो सकती है। ठीक है, कि शुरू में हाई होगी जब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही वो कंडक्टिंग जोन में जाएंगे वो रिड्यूस के फॉर्म में भी हो सकती है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी का रेंज ये पूरा वेरिएशन रहता है। ठीक है, ये टेबल याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, तो यहाँ तक तो बात हो गई रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस पे डिपेंड करता है। ओके, अब रेजिस्टेंस पे वापस लेके आता हूँ आपको। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ तक समझ गए कि रेजिस्टेंस जो है वो, इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। मटेरियल के लेंथ और एरिया के हिसाब से भी उसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या उसका प्रतिरोध जो है वो बदलेगा। तो क्या अब कोई भी मटेरियल जो है हमारा, चाहे कोई कंडक्टर ही क्यों ना हो, जब तक कि वो सुपर कंडक्टर नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आइडियली हम लोग क्या लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर को हम लोग जीरो रेजिस्टेंस का शो करते हैं। जब आप सर्किट सॉल्व करते हो ना, और आपको जब इस तरीके की ऐसी कोई सर्किट दी जाती है ऐसे, ठीक है, अब इसमें आपको कोई बोल दिया केवीएल लगा दो, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 23 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 2 वोल्ट का सोर्स है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप कहीं पे भी ये नहीं लिखते हो कि इस तार के अंदर से भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। भाई ऑब्वियसली वायर है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, कुछ रेजिस्टेंस तो ये भी ऑफर करेगा। तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज टेक द आइडियल केस। दो तरीका है, या तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ये इन सब की इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए लिखा है टोटल, और या तो फिर हम ये बोलते हैं कि प्योरली आइडियल कंडीशन है और ये वायर कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर कर रहे हैं, दे आर प्योरली अ कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की तरह मान सकते हो आप। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस सर्किट एनालिसिस करने के समय आपको वायर्स की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई जब कोई कंडक्टर, कोई वायर का ऐसा रेजिस्टेंस हम अलग से नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हाँ, न्यूमेरिकल बनाने के समय आपको जब दिया रहेगा स्पेसिफिकली इस चीज़ का न्यूमेरिकल, कि एक वायर है उसका लेंथ बढ़ा रहे हैं, बताओ उसकी रेजिस्टिविटी कैसे, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। शब्दों का अंतर है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, फंसिएगा मत। जब लंबाई में चेंज हो रहा है बोलेगा तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस केवल बदलेगा उसका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन इस तरीके के पूछ सकते हैं आपसे। चलिए बढ़िया। तो अब इसमें एक चीज़ और देखना है हमको, कि अब यहाँ तक तो हो गया कि मटेरियल के अंदर नेचुरली एक टेंडेंसी है जिससे वो करंट की फ्लो को अपोज कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। लेकिन क्या हम वाकई में फिजिकली भी कोई रजिस्टर जैसा एलिमेंट बनाते हैं क्या? बिल्कुल बनाते हैं। एलिमेंट का नाम है रजिस्टर, जिसको जानबूझ के बनाया जाता है। एक तो अभी तक जो मैं आपको फिनोमेना बता रहा था वो उस कंडीशन का था कि भाई हमको नेचुरली कोई कंडक्टर लगाना था, करंट की फ्लो कराए, पता चला कि दोनों एंड पर पोटेंशियल में अंतर आ गया, कि जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा थी, उस एलिमेंट को या उस वायर को पार करके जाने के बाद वहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप आया। तो मतलब समझ में आया कि वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था उस करंट की फ्लो को। ये तो चलो नेचुरल फिनोमेना हो गया। लेकिन अब इंटेंशनली आपको जानबूझ के सर्किट में अगर रजिस्टर डालना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली एलिमेंट आप बनाते हैं, दैट इज द रजिस्टर। ये एलिमेंट कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होता है, कभी सोचें? रजिस्टर जो होता है उसके अंदर क्या डला होता है, क्या ऐसा केमिकल होता है? कभी रजिस्टर को तोड़ के देखें आप, या उसको ब्रेक करके प्रॉपरली उसको हैमर करके ओपन करके देखिएगा कभी, तो आपको पाउडर पाउडर जैसा चीज़ सब दिखाई देगा, वायर दिखाई दे सकता है अंदर, पाउडर अलग कलर का दिखाई देगा। इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। रजिस्टर जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर, तो इट इज कंपोज्ड फुल लेंथ क्लास में जब हम पढ़ेंगे, तो फुल लेंथ क्लास में मैं आपको एकदम पूरा डेप्थ में लिखवा दूंगा सारी चीज़ें, एक एक चीज़ उसमें रहे, कुछ छूटेगा ही नहीं। मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट आपके नोट्स के अंदर लिखा लिखाया रहेगा, बस आपको रिवाइज करना रहेगा उसको। अभी ये क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं शॉर्ट में मेन मेन चीज़ें बस आपको लिखवा रहा हूँ। तो आप लिखिएगा इसमें कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दो चीज़ें, कौन कौन सी? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग पाउडर। अच्छा, इंसुलेटिंग पाउडर बोल देने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर क्या इंसुलेटिंग पाउडर हो सकता है वो बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपके पास है कि माइका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिलिका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिरामिक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एटसेट्रा।
ऐसे किसी का भी इंसुलेटिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में कार्बन भी रहता है। ठीक, तो कार्बन जो होता है, कार्बन यहां पर क्या एक्ट कर रहा है, कार्बन इज फॉर कंडक्टिंग, कि वो मटेरियल में जितना ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत रखेंगे रेजिस्टेंस उतनी कम ऑफर करेगा, कंडक्ट ज़्यादा करने लग जाएगा। ठीक, तो जो पाउडर का मिक्सचर जिस रेशियो में लिया जाता है ना, उस रेशियो में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कार्बन का कंपोजिशन, अगर आपको वाकई में रेजिस्टेंस क्रिएट कराना है सर्किट में, तो कार्बन का कंपोजिशन आप लो रखेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल का कंपोजिशन हाई रखेंगे। तो जो फाइनली जो पाउडर फॉर्म होगा, उस पाउडर में कार्बन कम मात्रा में रहेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि माइका, सिलिका, सिरामिक ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहेंगे, तब जाके वो हैवी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक, देन उसके बाद इस पूरे सेक्शन के थ्रू, इस पूरे सेक्शन को लपेटा जाएगा किसी भी तरीके से। पुराने ज़माने में कैसे करते थे वो मैं पहले आपको बता दूं। पहले के रजिस्टर एकदम बड़े बड़े होते थे, मतलब आप सपोज कर लीजिए कि मेरे हाथ के साइज़ के भी इतने बड़े बड़े रजिस्टर भी होते थे जो सर्किट में लगाने पड़ते थे। अब सोचिए कि जब उतने बड़े बड़े एलिमेंट होंगे तो सर्किट का साइज कितना बढ़ जाएगा, कितनी बड़ी सर्किट बनानी पड़ेगी एक छोटे से ऑपरेशन के लिए। इसीलिए आप देखिएगा पुराने ज़माने के रेडियो अगर आप देखे होंगे, या ट्रांजिस्टर या टीवी, ये सब देखे होंगे, तो देखिएगा कितने बड़े बड़े साइज़ के सब बनते थे। रेडियो, इतने बड़े बड़े रेडियो बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर्किट के कंपोनेंट्स ही इतने बिग साइज़ के बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसका तरीका देखिए फॉर्मेशन का कितना खतरनाक है। तो अब जब आप कार्बन और ऐसे इंसुलेटिंग पाउडर को मिक्स करेंगे तो आपके पास इतना इतना बड़ा सा एक सेक्शन बन जाएगा ना, उस सेक्शन के दोनों तरफ वायर भी लगाना है आपको, और फिर उसको सर्किट से जोड़ना है, तब वो रजिस्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या करते थे कि इन चीज़ों को ऐसे कपड़े का ऐसे टुकड़ा लिया जाता था, पुराना मोटा सा कोई कपड़ा रहे, और उसके अंदर क्या करते थे कि ऐसे कार्बन के पार्टिकल्स या कार्बन का ऐसा पाउडर डाला हुआ है, और जिसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है सिलिका वगैरह, उसका पाउडर पूरा डाला हुआ है। ठीक, और इसके इर्द गिर्द वायर लगाई जाती थी एंटरिंग और लीविंग पॉइंट की, और तब इस पुड़िया को, इस सेक्शन को ऐसे लपेट के ऐसे बंद किया जाता था, इस कपड़े से पूरा रैप्ड रहता था। फिर उसके ऊपर क्या करते थे, पेंट करते थे उसको। बहुत पहले तो मिट्टी से इसको पूरा कवर करके रखते थे। तो सोचो, वो तो फिर तो खतरनाक रजिस्टर था, मतलब वो ऐसा रजिस्टर था कि वो सर्किट में भी काम आ जाएगा, है ना, और सर्किट के बाहर किसी को, किसी के ऊपर फेंक दिया तो उसको चोट भी लग जाएगी उस रजिस्टर से, इतना डेंजरस था। ठीक है, बट खैर फिलहाल ये सब नहीं करना है। तो हमको ये देखना है कि ये सब रजिस्टर पे क्या होते थे, या तो सिरामिक का कोटिंग कर देते थे, या फिर उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो थे उससे कवर कर देते थे, या फिर उसको सिंपली पेंट के एक लेयर के साथ चिपका दिया जाता था पूरे सेक्शन को। तो ये ऐसे रजिस्टर बनते थे पहले। अब ऐसे रजिस्टर नहीं बनते हैं। अब जो रजिस्टर बनते हैं वो कहलाते हैं एसएमडी रजिस्टर्स, एसएमडी रजिस्टर्स। ठीक है, सरफेस माउंटेड डिवाइस, एसएमडी का मतलब हो गया सरफेस माउंटेड डिवाइस। ठीक, तो चलिए रजिस्टर्स का इस तरीके से फॉर्मेशन होता था। ठीक है, ऐसे करके रजिस्टर बनाए जाते थे। रजिस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं। रजिस्टर किस टाइप का एलिमेंट होता है, एज अ एलिमेंट उसको देखिए आप। ठीक है, अभी तक तो एज अ प्रॉपर्टी समझ रहे थे कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकती है, लेकिन अब रजिस्टर में कन्फाइन कर दीजिए कि एज अ एलिमेंट समझिए कि एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट अगर है रेजिस्टेंस, तो वो क्या करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज लिखिएगा कि रजिस्टर इज अ लीनियर डिवाइस, इट इज अ लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट बोलने का मतलब ये हो गया कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I जो है वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, एक रजिस्टर जो है इट इज़ अ लीनियर एलिमेंट, इट फॉलोज द ओम्स लॉ, है ना, ऐसे V प्रोपोर्शनल टू I की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब जो है वो ये हो गया कि जब आप इसकी ग्राफ बनाते हो, जब आप इसकी ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे आपको एकदम लीनियर ग्राफ मिलेगी। VI कैरेक्टरिस्टिक जब आप इसकी बनाते हो तो ऐसी ग्राफ मिलेगी, V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ओम्स लॉ के हिसाब से आपको ये चीज़ दिया। खैर अभी मैंने आपको ओम्स लॉ बताया नहीं है, जब मैं बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना लिखिए कि V प्रोपोर्शनल टू I का कर्व आपको मिलता है। रजिस्टर के होने से वोल्टेज में अगर किसी प्रकार का आप चेंज कर रहे हैं तो करंट बिल्कुल प्रोपोर्शनली चेंज होगी, या करंट में आप किसी प्रकार का चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो प्रोपोर्शनली चेंज होगा। ठीक, तो इसी वजह से एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है ये। ठीक है, लीनियर एलिमेंट है। और किस तरीके का एलिमेंट है, और इसको बोलते हैं हम लोग, इट इज़ अ बाईलैटरल एलिमेंट, इट इज़ अ बाईलैटरल एलिमेंट।
तो आगे चल के जब नेटवर्क्स की क्लास जब अपनी शुरू होगी, डीसी नेटवर्क जहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि बायलैटरल एलिमेंट क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि बायलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन पे उनकी प्रॉपर्टी निर्भर नहीं करती। आप करंट इस दिशा से ऐसे भेजिए या एलिमेंट में इस तरफ से करंट भेजिए, इनकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगी, इट विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन देयर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होगा कि रजिस्टर जो है अचानक से अपोज करना बंद करके सपोर्ट करने लग गया, दूसरी दिशा से करंट आई तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रजिस्टर की जो कंडीशन रहती है दैट इज सेम, एकदम फिक्स कंडीशन पर ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। तो रजिस्टर जो होता है इट इज़ अ बायलैटरल एलिमेंट। तीसरा चीज़ और इसके बारे में एक लिखिएगा कि इट इज़ अ पैसिव एलिमेंट। बायलैटरल के साथ साथ ये पैसिव एलिमेंट भी होता है। ठीक है, अदर देन द बीइंग बायलैटरल इट इज़ ऑल्सो अ पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर सभी को? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। तो अदर देन बायलैटरल इट इज़ ऑल्सो अ पैसिव एलिमेंट, और ये तीनों प्रॉपर्टी को अगर मिला दें हम लोग, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी को अगर हम लोग मिला दें तो बनता है एक टू टर्मिनल पैसिव एलिमेंट, एक टू टर्मिनल पैसिव एलिमेंट। ठीक, दो टर्मिनल का पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, जो सर्किट को एनर्जी दे नहीं सकते बट सर्किट की एग्जिस्टिंग एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। ये इनकी टेंडेंसी होती है। ओके, तो रजिस्टर के बारे में अभी के लिए इतना हम लोग समझ गए क्या? चलिए अब टाइप ऑफ रजिस्टर पर लेकर चलता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है एक चीज़, एक पहली पॉइंट अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको लिखवाया कि रजिस्टर्स आर द लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या हर रजिस्टर, दुनिया का हर रजिस्टर क्या लीनियर होता है क्या? क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस दिए हुए थे और चारों ऑप्शंस में से ये पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर रजिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का एग्जांपल अगर पूछ रहा है तो रजिस्टर, कुछ तो ऐसे रजिस्टर होते होंगे ना जो नॉन लीनियर भी होते होंगे, जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे रजिस्टर भी होते हैं। ऐसे रजिस्टर जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द लीनियर रेजिस्टर। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक, रजिस्टर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? देखिए रजिस्टर दो टाइप का हो सकता है नॉर्मली देखा जाए तो। कांस्टेंट रजिस्टर हो सकता है और वेरिएबल रजिस्टर हो सकता है। एक रजिस्टर जो फिक्स्ड वैल्यू का होता है, जिसकी वैल्यू एकदम तय रहती है, फिक्स रहती है, उसको आप बदल नहीं सकते सर्किट के अंदर। और दूसरा ऐसा टाइप का रजिस्टर जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, विच आर नोन एज द वेरिएबल रजिस्टर। जैसे रियोस्टैट लेबोरेटरी में आप यूज़ करते हो, है ना, ट्रिमर रजिस्टर होता है, उसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर होता है, उसको आप यूज़ करते हो। ये सब जो वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर। सभी टाइप्स में आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिएगा तो उतना काफ़ी रहेगा। सबसे पहला लिख लेते हैं हम लोग फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर्स, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर में कौन कौन से? जैसे आप लिख लिए कार्बन फिल्म, कार्बन फिल्म रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, थिन फिल्म रजिस्टर्स हो गए। वायर वाउंड, वायर वाउंड रजिस्टर्स हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी मैं आपको और टाइप्स दिखाऊंगा फोटो पर, आप देखिएगा आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये सब फिक्स वैल्यू के रजिस्टर्स होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड को बदला नहीं जा सकता है वंस यू हैव अप्लाइड देम इन द सर्किट। सेकंड जो है दे आर द वेरिएबल रजिस्टर्स। सेकंड वन इज फॉर द वेरिएबल रजिस्टर्स। वेरिएबल रजिस्टर जो होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? देखिए वेरिएबल रजिस्टर के एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं भाई? वेरिएबल रजिस्टर के एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हैं ट्रिमर, ट्रिमर रजिस्टर। ठीक है, ट्रिमर मतलब वो वाला ट्रिमर नहीं, ठीक है, वो दूसरा ट्रिमर की बात हो रही है। अभी उसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। सर्किट सिंबल इनका ऐसा रहता है, इस तरीके का बनता है, इसको ट्रिमर रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई बढ़िया, ट्रिमर रजिस्टर हो गए। और इसके बाद हो गए वेरिएक हो गया। वेरिएक तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रिमर रजिस्टर के बाद आप पोटेंशियो लिख लीजिए। वेरिएक हम लोग कैपेसिटर के लिए भी यूज़ करते हैं असल में। पोटेंशियोमीटर लिख लीजिए। और आप लिखिए रियोस्टैट,
रियोस्टैट तो ऑलमोस्ट लेबोरेटरी में स्कूल से हम लोग देखते आते हैं कि रियोस्टैट ग्रीन कलर का रहता है, ऐसे स्टैंड में खड़ा रहता है, इसको वो करते हैं हम लोग। इसका डायग्राम जो है वो भी अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब इसके बाद ये जितने भी रजिस्टर मैंने आपको लिखा है ये सब लीनियर रजिस्टर होते हैं। ये जितने भी टाइप के मैंने आपको रजिस्टर दिखाए ये सब के सब लीनियर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक। और मैंने आपको बताया कि इन्हीं में नॉन लीनियर रजिस्टर भी आता है। नॉन लीनियर रजिस्टर कैसा होता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्ड वैरायटी में आपको लिखवा देता हूँ अबाउट द नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर हो गए। इनका एग्जाम्पल्स जो मैं लिखवा रहा हूँ ये किस आधार पे हो रहे हैं ये मैं समझाता हूँ आपको। ये ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनके ऊपर और अदर पैरामीटर जो हैं या और अलग कैटेगरीज की जो क्राइटेरियाज जो हैं, जो कंडीशंस जो हैं, उनका भी असर पड़ेगा। और इनके केस में ज़रूरी नहीं है कि V प्रोपोर्शनल टू I रहे। आप हो सकता है वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे लेकिन करंट एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट के बाद ही बढ़ेगी, तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर सकते हैं आपको। तो पहला ऑप्शन जो हो गया वो हो गया थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर जो है वो इसके बड़े एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको फोटो से दिखाता हूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। चलिए इसकी कुछ फोटोज देखते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ पर देखिए ये आपके पास इतने वैरायटी के रजिस्टर जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कार्बन कंपोजिशन का रजिस्टर हो गया, कार्बन फिल्म रजिस्टर हो गया। अलग अलग यूज़ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से कि कहाँ पर आपको बहुत एक्सेस हाई वोल्टेज का रेंज चाहिए तो उसमें अलग तरीके का रजिस्टर आप यूज़ करोगे। कहाँ पर आपको ऐसा चाहिए कि रजिस्टर जो है वो सर्किट को बचा ले, फ्यूज़ की तरह भी काम करे, है ना, तो उस हिसाब से अलग रजिस्टर यूज़ करोगे। जहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर रजिस्टर का ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, आपके पास जैसे होम थिएटर वगैरह होगा तो उसमें साउंड को कम या ज़्यादा करने के लिए एक नॉब को आप बार बार टर्न करते हो, घुमाते हो एक नॉब को, है ना, कि साउंड कम ज़्यादा करना है, बेस जो है कम ज़्यादा करना है। तो वो जो नॉब आप घुमाते हो बेसिकली आप इसी को चेंज कर रहे होते हो। इसको कार्बन पोटेंशियोमीटर रजिस्टर का ये वाला नॉब आप घुमाते हो, ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसी में का एक वेरिएशन आप देखते हो लेबोरेटरीज में जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है सॉरी रियोस्टैट का, थर्मोस्टैट नहीं, रियोस्टैट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। रियोस्टैटिक रजिस्टर्स या रियोस्टैट्स इनको बोला जाता है। फिर ट्रिमर रजिस्टर जो होता है वो छोटी सर्किट्स में आप देखे होंगे, एसएमडी सर्किट्स में ज़्यादातर दिखता है, या फिर जैसे अगर आपके घर पर या आपके पास कोई सेंसर बेस्ड डिवाइस होगी ज़्यादातर, तो सेंसर बेस्ड डिवाइस को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये ट्रिमर रजिस्टर दिखाई देगा। इसके अंदर ऐसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगा के इसको ट्रिमिंग फॉर्म में इसको कम ज़्यादा करना है। इसका भी काम इसी के जैसा होता है, कार्बन पोटेंशियोमीटर रजिस्टर जैसा ही होता है, बट इसमें सुविधा ये रहती है कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लाके उसको छोड़ दीजिए और एक एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी वो नेसेसरी होगी। आपको एक एप्लीकेशन पे बार बार वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सेंसर लगा दिए सपोज कर लीजिए, तो आपको चाहिए कि वो सेंसर आपको 5 फीट की दूरी से डिटेक्ट कर ले, तो वो 5 फीट की दूरी सेट करने के लिए आप इस ट्रिमर रजिस्टर को एक बार एडजस्ट करोगे, अगर वो सेट हो गया उस पॉइंट पर तो फिर आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पोटेंशियोमीटर रजिस्टर की जरूरत कैसे पड़ती है कि वो एप्लीकेशन पे ही उसको बार बार एडजस्ट करना जरूरी है आपके लिए, तो उस हिसाब से इसकी जरूरत पड़ती है। फिर एसएमडी रजिस्टर आजकल यूज़ होते हैं, एलईडी वगैरह जितनी भी आप लाइटें जो देखोगे उस सब पे यही यूज़ होता है, एसएमडी ही यूज़ होता है। अब रजिस्टर में कलर कोड नहीं आता, पहले के रजिस्टर्स में जैसे कलर कोड आता था, है ना। अभी भी एप्लीकेशंस में रजिस्टर यूज़ होते हैं ऐसे वाले, ये वाले जिनके अंदर ऐसे कलर के बैंड बने होते हैं। आगे की क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। लेकिन अब आपको आगे चल के, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद आपको देखिएगा इनकी कोडिंग जो है ये सीखनी रहेगी। तो इनकी नंबर न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग होती है इनके अंदर। जैसे आप देखिएगा किसी रजिस्टर के ऊपर लिखा रहेगा R52 R52 ऐसे लिखा रहेगा, ऐसी एसएमडी के अंदर, तो आपको ये समझना रहेगा कि आर क्या चीज़ है, 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 का मतलब क्या है। तो उसकी अब वैल्यूज़ ऐसे लिखी हुई आती है, अब कलर कोड नहीं होता इसके अंदर, वो पुराना सिस्टम था। बट हाँ अभी भी रेजिस्टेंस आते हैं बहुत सारे डिवाइसेस में, अभी भी ऐसे वाले रजिस्टर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर रजिस्टर आपने देख लिया, फ्यूजिबल रजिस्टर जो है वो देख लीजिए बड़े बड़े एप्लीकेशंस के हिसाब से। थर्मिस्टर रजिस्टर, दिस इज अ नॉन लीनियर टाइप रजिस्टर, ये नॉन लीनियर रजिस्टर थर्मिस्टर जो है इस तरीके का ऐसा एग्जाम्पल देता है। और बताइए, और थर्मिस्टर के अलावा एक एग्जांपल और लिख लें, एलडीआर लिख लीजिएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी नॉन लीनियर की कैटेगरी में आता है। एप्लीकेशंस वगैरह में आप इसको यूज़ किए होंगे। ये कैसा दिखता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद उतना प्रॉपर तो नहीं ड्रॉ होगा बट जितना जैसा भी होगा आप कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आ जाए।
ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए, ये ना ऐसा इस तरीके का ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा ऐसा कुछ बना रहता है, ऐसे ऐसे एज का रहता है, ऐसा रहता है, इसके ऐसे ऐसे लेग्स बने रहते हैं। तो अंदर इस तरीके का बना रहता है, ये एलडीआर रहता है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रहता है। इसके ऊपर आप नॉर्मली जो छोटे होम के छोटे प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं ना, स्कूल वगैरह में भी जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं कि भाई टॉर्च की लाइट जलाओ तो अलार्म बजने लग जाएगा, या कोई उस लेज़र लाइट के बीच से कोई चोर पास हो रहा है तो अलार्म बजने लग जाएगा। ये सब बड़े कॉमन प्रोजेक्ट है। 9-10 के बच्चे जो हैं वो आजकल यही सब बना रहे हैं। तो अगर ये सब है, मतलब ये भी बना रहे हो, तो इसमें जो एल आप यूज़ कर रहे हो वही लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, दैट इज़ अ नॉन लीनियर टाइप ऑफ रजिस्टर। थर्मिस्टर आप यूज़ कर रहे हो, जो मैंने अभी जस्ट फोटो में आपको दिखाया है ना, ये भी एक नॉन लीनियर टाइप का रजिस्टर होता है। बाकी ये जितने भी हैं सब सब ये नीचे वाले भी जितने मैंने आपको बताए, ये सब लीनियर रजिस्टर्स हैं। ये सब भी पूरे के पूरे लीनियर रजिस्टर्स हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इतने सब वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, इतने वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। आपके एग्जामिनेशन में लीनियर नॉन लीनियर के बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चीज़ कि आपको इनके एडजस्टमेंट्स या कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत कम चांस है बट पूछ सकता है। लीनियर और नॉन लीनियर के ऊपर ज़्यादा चांस है पूछने के। ठीक है, तो ये तो थे बेसिक्स ऑफ रजिस्टर्स, इसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में हम लोग बात किए। अब इसके आगे का जो एस्पेक्ट रहेगा, इसकी डायमेंशनल चेंज और इसके टेम्परेचर चेंज के ऊपर का जो पार्ट्स है, वो अगले वीडियो पर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो अब यहीं पर मैं एंड अप करता हूँ। आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट वीडियो पर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताते रहिएगा कि आपको और क्या क्या चेंजेस चाहिए इन लेक्चर्स में, और किस सब्जेक्ट्स के या किस टॉपिक के आपको लेक्चर चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप इतना सपोर्ट करते हैं और इतने मस्त तरीके से टाइम निकाल के इन लेक्चर्स को देखते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट लेक्चर पर। स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर। जय हिंद।